तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे से अपने घर में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के यूरोप में राष्ट्रवाद का अगला टॉपिक इटली का एकीकरण हम लोग पढ़ते हैं। इटली का एकीकरण 4 लोगों ने मिलकर करा था। 4 लोग कौन कौन थे? मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबू और विक्टर एमेनुअल। तो मेजनी के बारे में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति में पढ़ रखा है, तो हम लोगों को जानना पड़ेगा कि इटली को एकीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। आप लोगों को याद होगा कि जब वियना सम्मेलन हुआ था तो मेटरनिक ने इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था, कई छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया था, ताकि इटली दोबारा से एक होकर ऑस्ट्रिया पे हमला न कर दे, उनके खिलाफ कुछ युद्ध न कर दे, विद्रोह न कर दे। इसलिए तो मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं गैरिबाल्डी की ओर। गैरिबाल्डी वैसे पेशे से एक नाविक थे, परंतु उन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गैरिबाल्डी जब भी कोई युद्ध लड़ते थे तो इतने साहस और पराक्रम के साथ लड़ते थे कि सामने वाला राज्य उनके सामने घुटने टेक देता था। अब गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में किस तरह से योगदान दिया? तो गैरिबाल्डी ने अपने जीवन काल में कई छोटे छोटे राज्य जैसे सिसिलिया और नेपल्स जैसे राज्यों को जीता था, और उन्होंने इन राज्यों को सिल्विया पिडमाउंट, जो कि इटली का राजधानी था, उनके राजा विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। विक्टर एमेनुअल को उन राज्यों को सौंपने के बाद जो गैरिबाल्डी हैं, उन्होंने अपने जीवन को एक किसान, साधारण किसान के रूप में व्यापन किया और उन्हीं से वे बहुत खुश थे। फिर हम लोग देखते हैं काउंट काबूर के बारे में। लेकिन आप लोग ये पूछेंगे कि भाई मेजनी ने क्या योगदान दिया था? तो मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना, यानी कि संगठन की स्थापना की थी, जो कि एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था, जिसने कि इटली के लोगों में राष्ट्रवादी भावना की नींव डाली थी। यानी कि वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जो मजबूत पकड़ बना था वो मेजनी के कारण बना था, और उसके द्वारा स्थापित इस यंग इटली नामक संगठन द्वारा था। उसके बाद चलते हैं हम लोग काउंट काबूर। काउंट काबूर पहले सार्डिनिया पिडमाउंट, आप लोगों को बता दूं मैं फिर से कि इटली का राजधानी था सार्डिनिया पिडमाउंट। तो यहाँ का पहले वित्त मंत्री था, परंतु 2 साल बाद वे, यानी कि काउंट काबूर बन जाता है सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री। उसके बाद होता यह है कि काउंट काबूर को ये पता था कि जब तक ऑस्ट्रिया है, मेटरनिक है, तब तक इटली का एकीकरण होना संभव नहीं है। इसलिए वह पहले ऑस्ट्रिया को हराना चाहता था, उसे कमजोर करना चाहता था। लेकिन जब तक वे ये सब सोच रहा था, उसी बीच 1853 से लेकर के 1854 के बीच क्रीमिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध छिड़ जाती है। उस युद्ध में काउंट काबूर ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और क्रीमिया की तरफ से 15,000 सैनिकों को भेज दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ने के लिए। इस युद्ध में ऑस्ट्रेलिया से क्रीमिया जीत तो नहीं पाता है, परंतु ऑस्ट्रेलिया की सेना को बहुत कमजोर कर देता है। इस मौके का फायदा उठा करके काउंट काबूर ने एक समझौता किया फ्रांस के राजा लुई नेपोलियन के साथ, और यह समझौता उन्होंने 1858 ईस्वी में किया था। उसके बाद 1859 ईस्वी में काउंट काबूर ने एक आक्रमण किया ऑस्ट्रेलिया की एक मजबूत जगह या फिर क्षेत्र पे, जिसका नाम था लोम्बार्डी। इस जगह पे आक्रमण करके उसको कब्जा करके काउंट काबूर ने सार्डिनिया पिडमाउंट में उसको मिला लिया। उस जगह के मिलने के बाद काउंट काबूर और सार्डिनिया पिडमाउंट की शक्ति बढ़ी। देन फिर एक युद्ध होता है 1866 ईस्वी में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में, जिसमें प्रसा जीत जाता है और ऑस्ट्रिया हार जाता है, क्योंकि उसकी सेना पहले युद्ध में कमजोर हो चुकी थी। और दूसरे बार आक्रमण में, यानी कि जब लॉम्बार्डी को जीता गया था सार्डिनिया पिडमाउंट के लिए, तो
उसकी सेना और भी ज्यादा कमजोर हो गई। इसके बाद इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया किसने? इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया विक्टर एमेनुअल ने, क्योंकि काउंट काबुल की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो चुकी थी। दुर्भाग्य की बात थी कि काउंट काबुल, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध लड़े ताकि वो इटली के एकीकरण को देख सके, वो इटली का एकीकरण नहीं देख पाता है। फिर विक्टर एमेनुअल ने इस युद्ध का फायदा उठाया, परंतु अभी नहीं, जब प्रसा और फ्रांस के बीच में युद्ध हुई। 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस के बीच में जब युद्ध होता है तो विक्टर एमेनुअल रोम पे आक्रमण करके उसको सार्डिया में मिला लेता है और रोम को ही इटली का राजधानी घोषित कर देता है। इसी तरह से इटली का एकीकरण पूरा होता है। तो ये थी पूरी इटली की कहानी। तो आज के लेक्चर में इटली की कहानी को आप लोगों ने समझा। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए वह मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को मेजनी के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि मेजनी, जिसका जन्म 1805 में हुआ था, मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था। बीच में उसने कार्बोनेटी संगठन की स्थापना की। में उन्होंने नागरिक आंदोलन चलाया। में उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने कि इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। और 1834 में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की। उसके बाद हम लोग देखते हैं गैरीबाल्डी में। तो गैरीबाल्डी में हम लोग देखते हैं कि इनका पेशा नाविक का था। इन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था। इन्होंने लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें 10,000 से अधिक सैनिकों ने भर्ती लिया। उसके बाद इन्होंने सिसिलिया और नेपल्स जैसे राज्यों को जीता, परंतु जीतकर उन्हें सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। ये थी गैरीबाल्डी की कहानी। अब हम देखते हैं काउंट काबूल की कहानी। हम लोग देखते हैं कि 1850 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट का वित्त मंत्री बनता है काउंट काबूल। उसके बाद 1862 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमॉन्ट का ही प्रधानमंत्री बन जाता है ये। देन फिर वो जब तक सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को हराया जाए तभी इटली का एकीकरण संभव है, उसी बीच में क्रीमिया और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें काबुल ने 15,000 सैनिकों को क्रीमिया की तरफ से लड़ने भेजा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लड़ने भेजा, ताकि ऑस्ट्रेलिया हार जाए और इटली का एकीकरण संभव हो जाए। परंतु ऐसा नहीं होता है, परंतु क्रीमिया हार जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सेना तब तक कमजोर पड़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर ऑस्ट्रिया का विरुद्ध एक षड्यंत्र रचता है काउंट काबूल और फ्रांस के साथ वह एक समझौता करता है कि वे दोनों साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को हराएंगे। उसके बाद काबुल ने 1859 ईस्वी में एक आक्रमण करता है लाम्बोर्ड के ऊपर और उसको जीत करके सार्डिनिया पिडमॉन्ट में मिला लेता है। लाम्बोर्ड ऑस्ट्रिया का
एक समृद्ध क्षेत्र था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भी कमजोर पड़ जाता है और 1862 ईस्वी में काबू यानी कांट काबू की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वह इतना दुर्भाग्य व्यक्ति बन जाता है कि इटली के एकीकरण का सपना जो उसने देखा था उसको पूरा होते हुए भी वह नहीं देख पाता। उसके बाद आगे की जो जिम्मेदारी थी वो विक्टर एमेनुअल उठाता है और इटली का एकीकरण करता है। तो अब हम देखते हैं कैसे होता है इटली का एकीकरण। उसके बाद जब 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होती है तो ऑस्ट्रेलिया इस बार हार जाता है क्योंकि वह कमजोर पड़ चुका होता है। देन फिर प्रसा और फ्रांस के बीच में 1870 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसका फायदा विक्टर एमेनुअल उठाता है और रोम पर आक्रमण कर देता है। रोम को जीतकर रोम को इटली का राजधानी घोषित कर देता है, जिसके बाद इटली का एकीकरण संपन्न होता है और आज का ये इटली का एकीकरण वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका अंतिम टॉपिक, जर्मनी का एकीकरण। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।